हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो पिछली क्लास में हमने ऑप्टिकल पाथ एंड ज्योमेट्रिक पाथ के बारे में बात की थी और हमने समझा था कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होता है और ज्योमेट्रिक पाथ डिफरेंस हमने पहले से पढ़ा है। तो उस पर बेस्ड कुछ फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस म्यू माइनस 1 इंटू टी, अगर टी थिकनेस की स्लैब से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है उससे हमारी लाइट ट्रैवल करती है, तो वो जो एक्स्ट्रा ट्रैवल करती है ऑप्टिकली, इट इज म्यू माइनस 1 इंटू टी, उतना ऑप्टिकली एक्स्ट्रा ट्रैवल करती है। तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 सीपीएस का 11 क्वेश्चन में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है, इन अ YDSC विथ स्मॉल d इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर एंड कैपिटल D इज इक्वल टू 1 मीटर, slab of T is equal to 1 micrometer and mu is equal to 3 and T is equal to 0.5 micrometer and mu is equal to 2 are introduced in front of upper and lower slit respectively. Find the shift in the fringe pattern. तो यहाँ पर क्या किया है, दो स्लैब हमारी रखी हुई है इसके सामने, स्लिट्स के सामने रिस्पेक्टिवली। ऊपर वाली के सामने एक स्लैब रखी हुई है और नीचे वाली के सामने भी एक दूसरी स्लैब रखी हुई है। इसकी थिकनेस दे रखी है T1 दे रखी है 1 माइक्रोमीटर और म्यू 1 दे रखा है 3, और यहां पर T2 दे रखा है 0.5 माइक्रोमीटर एंड म्यू 2 दे रखा है 2। तो ये हमको गिवन है ना। वो बोल रहा है, और ये स्मॉल d की वैल्यू दे रखी है 1 मिलीमीटर एंड कैपिटल D की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर। ये हमको मेंशन्ड है क्वेश्चन में। तो पूछ रहा है फाइंड द शिफ्ट इन द फ्रिंज पैटर्न। शिफ्ट का मतलब है कि अगर ये स्लैब नहीं होती तो जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा होता, अब नया सेंट्रल मैक्सिमा कितनी दूरी पे बनेगा। एक तरीके से शिफ्ट का ये मतलब है कि सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हो गया। तो अगर स्लैब नहीं होती तो ऑब्वियसली सेंट्रल मैक्सिमा इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस वाले पॉइंट पे बनता, लेकिन अब कहीं और चला जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा। तो हमें यह बताना है किस तरफ जाएगा और कितने डिस्टेंस पे, यहां से कितने डिस्टेंस पे नया सेंट्रल मैक्सिमा होगा, यह हमें बताना है। तो देखें, अगर इस वाली स्लैब में, जब ये रे इस वाली स्लैब में ट्रेवल कर रही है, ये वाली रे, तो वो एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है म्यू 1 माइनस 1 इंटू T1, म्यू माइनस 1 इंटू टी, इतना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है। म्यू 1 T1 उसके अंदर ट्रैवल टोटल ऑप्टिकल पाथ होगा, और एक्स्ट्रा जो ऑप्टिकली वो ट्रैवल करेगी म्यू 1 माइनस 1 इंटू T1, और ये वाली म्यू 2 माइनस 1 इंटू T2। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आ रही है वो देखेंगे, तो म्यू 1 मतलब 3 माइनस 1 2 इंटू 1 माइक्रोमीटर। तो ये 2 माइक्रोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रही है ऊपर वाली वेव। नीचे वाली वेव जो एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है वो ट्रेवल कर रही है म्यू 2 माइनस 1 इंटू T2। तो म्यू 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 माइक्रोमीटर। तो नीचे वाली 0.5 माइक्रोमीटर ऑप्टिकली एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है और ऊपर वाली 2 माइक्रोमीटर ऑप्टिकली एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है। तो अगर हम यहां बात करें कि किस पॉइंट पे किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, तो ऊपर वाली अगर ऑप्टिकली नीचे वाली से 1.5 माइक्रोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर रही है, तो नीचे वाली को ज्योमेट्रिकली 1.5 माइक्रोमीटर ज्यादा ट्रेवल करना चाहिए। मतलब नीचे वाली ज्योमेट्रिकली ज्यादा ट्रेवल तब करेगी जब ये हमारा ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। ये पॉइंट जो है जब ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा ये सेंट्रल मैक्सिमा से इधर, तो ये ज्योमेट्रिकली एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी। तो इसको ज्योमेट्रिकली एक्स्ट्रा कितना ट्रेवल करना चाहिए कि हमको सेंट्रल मैक्सिमा मिल सके, तो नीचे वाले को ज्योमेट्रिकली 1.5 माइक्रोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करना चाहिए, तब इसके द्वारा ज्योमेट्रिकली 1.5 और ऑप्टिकली 0.5 माइक्रोमीटर ट्रेवल होगा एक्स्ट्रा, तो टोटल 2 माइक्रोमीटर हो जाएगा, और ये इसके द्वारा भी 2 माइक्रोमीटर ट्रेवल हो जाएगा एक तरीके से। तो फिर पार्ट डिफरेंस उनका 0 आ जाएगा। तो ये समझेंगे कि डेल्टा एक्स ऑप्टिकल प्लस डेल्टा एक्स ज्योमेट्रिक शुड बी 0, या अगर मैग्नीट्यूड में केवल कंपेयर करें तो डेल्टा एक्स ऑप्टिकल शुड बी इक्वल टू डेल्टा एक्स ज्योमेट्रिक। तो डेल्टा एक्स ज्योमेट्रिक यहां पर जो होना चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा आने के लिए, नीचे वाले को एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा 1.5 माइक्रोमीटर, विच शुड बी इक्वल टू डी साइन थीटा,
जो कि डी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। ये यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा इस पे, तो डी साइन थीटा, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू स्मॉल डी है 1 मिलीमीटर, तो 10⁻³ इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1.5 इंटू 10⁻⁻3। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर ये है, ये बहुत छोटा है, तो इसको करीब करीब tan थीटा के बराबर लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा y अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻3। कैपिटल D 1 मीटर है, तो y हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, मतलब 1.5 मिलीमीटर। तो y इज इक्वल टू 1.5 मिलीमीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा एक तरीके से, जितना डिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा हमारा सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 12th। A two-slit Young's interference experiment is done with monochromatic light of wavelength 6000 angstrom. The slits are 2 mm apart. The fringes are observed on a screen placed 10 cm away from the slits. Now a transparent plate of thickness 0.5 micrometer is placed in front of one of the slits, and it is found that the interference pattern shifts by 5 millimeter. The refractive index of the transparent plate is, हाँ देखेंगे तो इस वाले क्वेश्चन में फिर से शिफ्ट हुआ है कुछ सेंट्रल मैक्सिमा हमारा, क्योंकि हमने एक स्लिट के सामने स्लैब रख दी है। तो बोल रहा है कि लैम्डा दे रखा है हमें, लैम्डा दे रखा है, लैम्डा इज गिवन 6000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा गिवन है। उसके अलावा स्मॉल डी गिवन है, स्मॉल डी इज गिवन 2 मिलीमीटर, और उसके अलावा कैपिटल डी गिवन है, इट इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब हो जाएगा 100 मिलीमीटर। तो अभी भी स्मॉल डी काफ़ी कैपिटल डी काफ़ी बड़ा है स्मॉल डी के मुकाबले। नाउ अ ट्रांसपेरेंट प्लेट ऑफ थिकनेस, थिकनेस दे रखी है प्लेट की 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट एंड इज फाउंड दैट इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट्स। तो इंटरफेरेंस पैटर्न का शिफ्ट जो दे रखा है वो दे रखा है 5 मिलीमीटर का। तो हमें बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा हमारी स्लैब का। तो फिर से ज़रा इस पर ध्यान दें कि ये हमारा जब स्लैब नहीं रखी गई है, कहीं पर स्लैब नहीं रखी गई है, उस वक्त हमारा सेंट्रल मैक्सिमा बिल्कुल यहाँ पर होगा इस जगह। लेकिन अगर इसके सामने आपने स्लैब रख दी तो ये ऑप्टिकली जो एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगा वो ट्रैवल करेगा μ-1 इंटू टी, ये डेल्टा एक्स ऑप्टिकल हो जाएगा। तो अगर देखेंगे यहाँ तो μ-1 इंटू टी, हमें म्यू नहीं पता है, μ-1 इंटू टी की वैल्यू है 0.5 मिलीमीटर। तो इतना ऑप्टिकली एक्स्ट्रा ट्रैवल कर गई हमारी ऊपर वाली वेव। तो सेंट्रल मैक्सिमा मिलने के लिए नीचे वाली को ज्योमेट्रिकली इतना ही एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा, और नीचे वाली ज्योमेट्रिकली ज़्यादा ट्रैवल करेगी यहाँ किसी पॉइंट पे, सच दैट ये ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी साइन थीटा। तो डेल्टा एक्स ज्योमेट्रिक इट विल बी डी साइन थीटा, और नीचे वाले का ज्यादा है ज्योमेट्रिक पार्ट डिफरेंस और ऊपर वाले का कम है। ऊपर वाले का ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल ज्यादा है, तो नीचे वाला ज्योमेट्रिकली जो ट्रैवल कर रहा है एक्स्ट्रा, वो जितना ऊपर वाला ऑप्टिकली एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है उसके बराबर अगर हो तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू μ-1 इंटू 0.5 मिलीमीटर, μ-1 इंटू 0.5 मिलीमीटर। तो स्मॉल डी की वैल्यू है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की जगह हम करीब करीब y बाई कैपिटल डी लिख सकते हैं। अब शिफ्ट, ये जो शिफ्ट है दिस इज एक्चुअली y, तो ये हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा 5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई कैपिटल डी विच इज 100 मिलीमीटर। तो दैट इज इक्वल टू μ-1 इंटू 0.5 मिलीमीटर। तो अगर कैलकुलेशन सही से करेंगे तो मिलीमीटर हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 10/100 इंटू 0.5, तो ये आ गया 1/2। तो 1/5 इज 0.2, दिस इज इक्वल टू μ-1, तो म्यू विल बी इक्वल टू 1.2। तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1.2, मतलब जो स्लैब यहाँ रखी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इट इज 1.2। तो देखेंगे जरा, थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट है कि ऑप्टिकली ज्यादा ट्रैवल करना और ज्योमेट्रिकली ज्यादा ट्रैवल करना। ठीक है, हाँ अगला टॉपिक करेंगे
तो अगला टॉपिक है हमारा थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस, तो दिस इज अ इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्वेश्चन थोड़ा आने के चांसेस कम होते हैं इस पे। ज़्यादातर सवाल जो आने के चांसेस हैं वो हैं YDSC से, जो अभी तक कर रहे थे हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उससे आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आ गया थिन फिल्म इंटरफेरेंस से तो आपको करना आना चाहिए। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस का मीनिंग ज़रा समझेंगे। तो थिन 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 मतलब पतली, थिन फिल्म पतली फिल्म। फिल्म जैसे फिल्म अगर आपने देखी हो मतलब मूवी वाली फिल्म नहीं, फिल्म मतलब जैसे पतली सी लेयर किसी चीज़ की, जैसे सोप सोल्यूशन की लेयर या फिर ऑयल की लेयर, तो दैट इज कॉल्ड थिन फिल्म। तो इसका रियल लाइफ मैं बिल्कुल आपने देखा होगा कभी ना कभी, ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस को आपने रियल लाइफ में बिल्कुल ऑब्जर्व किया होगा। उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। उसके पीछे पूरा ये हमारा जो वेव्स का इंटरफेरेंस का कंसेप्ट है वो पूरा इन्वॉल्व है। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस होता क्यों है वो ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले समझेंगे होता क्या है। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस आपने कभी देखा हो रियल लाइफ में कि अगर किसी रोड पे फॉर एग्जांपल ऑयल फैल गया है, ऑयल गिर गया है कहीं पर रोड पे, तो ऑयल अगर गिर गया है, पतली सी लेयर बन गई है ऑयल की उसमें, तो आप उस ऑयल को जब देखते हैं तो आपको ऑयल रंग बिरंगा दिखाई देता है। मतलब कहीं पे रेड, कहीं पे ब्लू, कहीं पे ग्रीन, अलग अलग जगह उसका रंग अलग अलग दिखाई देता है। और बल्कि किसी पर्टिकुलर जगह पे समय के साथ रंग चेंज होता हुआ भी दिखाई देता है। तो ये रियल लाइफ में बिल्कुल आपने ऑब्जर्व किया होगा, या फिर आपने ऑब्जर्व किया होगा सोप बबल्स में। सोप बबल्स जब आप देखते हैं तो वो रंग बिरंगे दिखाई देते हैं, मतलब वो कलरफुल दिखाई देते हैं, रेड कलर, उनमें कहीं पर रेड, कहीं पर ग्रीन, कहीं पे ब्लू कलर दिखाई देता है। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं, ये जो दोनों हमको कलर्स नजर आते हैं, ये नजर आते हैं बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट कॉल्ड थिन फिल्म इंटरफेरेंस। जैसे कि ये मैं इमेज दिखाऊं अगर आपको, ये इमेज देखें अगर आप, तो ये सोप बबल की इमेज है। सोप बबल की मतलब क्लोज व्यू में इमेज ले रखी है, क्लोज फोटो ले रखा है सोप बबल का। तो सोप बबल में आप देख रहे हैं अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर आपको ब्लू, कहीं पर पर्पल, कहीं पर येलो, कहीं पर रेडिश, कहीं पर ग्रीनिश। तो ये कलर आपको दिखाई देते हैं सोप बबल में, अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर आपको दिख सकते हैं। तो हम यहाँ यही सीखेंगे कि ये कलर क्यों दिखाई देते हैं सोप बबल में, या फिर ऑयल की फिल्म जब किसी सरफेस पे फैलती है तो हमको क्यों ये दिखाई देते हैं। ये जो लेयर्स में कलर अलग अलग दिखते हैं, ये क्यों नजर आते हैं, तो ये हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके पीछे जो पहली बात जो याद रखने वाली है, ये हमने वेव्स में भी पढ़ा है, लेकिन फिर से एक बार उसको देखेंगे कि व्हेनेवर देयर इज रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, जब रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन होता है किसी वेव का, तो वो कभी कुछ फेज डिफरेंस सफ़र करती है और कभी फेज डिफरेंस सफ़र नहीं भी करती है। तो वो केसेस ज़रा एक बार देखें। तो दो केसेस हैं हमारे पास, एक है वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, और दूसरा केस है वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो रेयरर टू डेंसर ट्रैवल कर रही है अगर कोई रे रेयरर टू डेंसर ट्रैवल कर रही है, तो रेयरर टू डेंसर ट्रैवल करते हुए वो रिफ्लेक्शन सफ़र कर सकती है या ट्रांसमिशन सफ़र कर सकती है, मतलब रिफ्रैक्शन। तो उसका कुछ पोर्शन हो सकता है रिफ्लेक्ट हो जाए और कुछ पोर्शन हो सकता है ट्रांसमिट हो जाए। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाए और कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो जाए, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल ट्रांसमिशन, ये हो सकता है। तो अगर ये आने वाली वेव है वो इनिशियली जीरो फेज में है, तो यहां जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि ट्रांसमिशन में क्या वो कोई फेज डिफरेंस सफर करती है या फिर रिफ्लेक्शन में कोई फेज डिफरेंस सफर करती है। अगर फेज डिफरेंस सफर नहीं करेगी तो मतलब उसका फेज सेम रहेगा। फेज सेम रहने का मतलब है कि अगर यहां वैली हिट कर रही है तो यहां वैली बाहर निकल रही है, और फेज डिफरेंस अगर वो पाई का फेज डिफरेंस सफर करेगा तो मतलब वैली हिट कर रही है तो हिल निकल रहा है, या हिल हिट कर रहा है तो वैली निकल रही है, तब हम बोलेंगे कि वो पाई का फेज डिफरेंस सफर कर चुका है। तो ये हमने, अगर याद हो आपको, वेव्स में किया है, वेव्स में हमने किया है
ये स्ट्रिंग वेव्स में या साउंड वेव्स में भी हमने बात की है। बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट में भी ट्रू है। तो अगर ये इंसिडेंट वेव का इनिशियल फेज 0 है और वो रेयरर से डेंसर जा रही है, रेयरर मीडियम मतलब जहां स्पीड ज्यादा हो और डेंसर मीडियम मतलब जहां स्पीड कम हो, तो रेयरर से अगर डेंसर जा रही है तो ट्रांसमिशन में कोई फेज डिफरेंस सफर नहीं करती है, लेकिन रिफ्लेक्शन में वो पाई का फेज डिफरेंस सफर करती है। इट सफर्स अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई इन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अगर होता है तो इट सफर्स अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। नाउ डेंसर से रेयरर अगर ये रे जा रही है फॉर एग्जांपल, तो रिफ्लेक्शन में बिल्कुल, अब ये दो केसेस यहां पर भी हो सकते हैं, डेंसर से रेयरर, तो डेंसर से रेयरर ये रे जा सकती है और डेंसर से रेयरर में ये फेज डिफरेंस सफर कर सकती है, बिल्कुल सफर कर सकती है। तो डेंसर से रेयरर जाते हुए फॉर एग्जांपल इंसिडेंट रे का इनिशियल फेज 0 है, तो जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन इस केस में भी सेम फेज में होता है। मतलब अगर हिल आएगा तो हिल ही ट्रांसमिट होता है, यहां पर भी हिल आएगा तो हिल ही ट्रांसमिट होता है। मतलब ट्रांसमिशन में जो दोनों केसेस में हमारी वेव जो है वो फेज डिफरेंस सफर नहीं करती है। और रिफ्लेक्शन में यहां पर डेंसर टू रेयरर जाते हुए ये सेम फेज में रिफ्लेक्ट होती है। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट केस याद रखने वाला है वो है रेयरर टू डेंसर जब रिफ्लेक्शन होता है। बाकी केसेस में सेम फेज में ट्रैवल करती है वेव, लेकिन रेयरर टू डेंसर जब रिफ्लेक्शन होता है तब फेज पाई का फेज डिफरेंस सफर करती है। अगर याद हो आपको, ये हमने बात की थी कि जैसे रस्सी में फिक्स्ड एंड है और रस्सी में फ्री एंड वाला केस है, ये हमने अगर याद हो ये हमने किया था कि अगर ये रे फिक्स्ड एंड पे जाती है तो फिक्स्ड एंड पे वापस आने में ये पाई का फेज डिफरेंस सफर कर लेती है, और फ्री एंड पे अगर ये जाती है तो वापस आने में सेम फेज में वापस आती है, सेम फेज में वापस आती है। तो ये दोनों बातें हमने देखी थी, ये दोनों बातें हमने ऑब्जर्व की थी वहां पर वेव्स में भी। और यहाँ पर भी ये बात ध्यान रखेंगे कि 0 फेज में वेव आ रही है तो पाई के फेज डिफरेंस में वेव ट्रैवल करेगी और रिफ्लेक्ट होगी रेयरर टू डेंसर, और ट्रांसमिशन 0 फेज में ही होगा, मतलब सेम फेज में ट्रांसमिट होगी। और डेंसर टू रेयरर में रिफ्लेक्शन एज वेल एज ट्रांसमिशन सेम फेज में होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, खासकर ये रिफ्लेक्शन वाला केस। तो ये जो फिनोमिना है थिन फिल्म इंटरफेरेंस का, वो इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड है कि रिफ्लेक्शन में कब पाई का फेज डिफरेंस सफर होता है और कब नहीं होता है, और ट्रांसमिशन में कब फेज डिफरेंस, ट्रांसमिशन में कोई फेज डिफरेंस नहीं आता है। कैसे, जरा समझेंगे। तो इमेजिन करिए एक ऑयल की लेयर है, फॉर एग्जांपल ये ऑयल की लेयर वाटर के ऊपर है। तो ऑयल की लेयर है, तो ये ऑयल है, छोटी सी लेयर है ऑयल की, और ये वाटर है, और यहां पर एयर है। नाउ जो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, म्यू एयर, और इसको मैं μ1 बोल देता हूं, इसको μ2 और इसको μ3। तो यहां पर जो है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, ऑयल का उससे ज्यादा होता है, और वाटर का इन तीनों में सबसे ज्यादा होता है। तो एक तरीके से μ3 इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन μ1 इस केस पे। मतलब ये रेयरर मीडियम है, रेयरेस्ट मीडियम है, ये उससे डेंसर है, एयर से डेंसर है, लेकिन वाटर से रेयरर है, और वाटर सबसे डेंसर मीडियम है। नाउ तो इस, अगर ये ऑयल, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं इसको। तो ये ऑयल की लेयर मैंने थोड़ी मोटी दिखा दी। नाउ तो यहां पर से फॉर एग्जांपल ये रे आ रही है इस तरीके से, लाइट रे ऐसे इस ऑयल लेयर पर फॉल हो रही है। तो इस ऑयल लेयर पर ये लाइट रे फॉल हो रही है। तो जब ये यहां पर इस सरफेस पे फॉल होगी तो कुछ पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पोर्शन विल गेट रिफ्लेक्टेड, और कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो जाएगा, सम पोर्शन विल गेट ट्रांसमिटेड। नाउ ये जो ट्रांसमिटेड वेव है, ट्रांसमिटेड लाइट है, इसका कुछ पोर्शन इस जगह ऑयल वाटर इंटरफेस पे रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पोर्शन यहां अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। ये जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन होगा इसका कुछ पार्ट यहां ऑयल एयर इंटरफेस पे इस तरीके से ट्रांसमिट हो जाएगा और कुछ पोर्शन यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। मतलब मैं यहां ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि किसी सरफेस पे दो मीडियम्स के इंटरफेस पे जब कोई लाइट फॉल होती है
तो वो पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल ट्रांसमिशन सफर करती है। ये हमेशा ही होता है, मतलब TIR का केस अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा हमेशा ही पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल ट्रांसमिशन होता है, मतलब कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पोर्शन ट्रांसमिट होता है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो है ये दोनों रेज, ये दोनों रेज जो ये पहले सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आ रही है और फिर दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्ट होके यहां ट्रांसमिट होके आ रही है। ये दोनों रेज हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, हम ऑब्जर्वर हैं, तो हमारी आईज में रेज घुसेंगी, तो ये रेज में कुछ फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो वो फेज डिफरेंस कितना होगा इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमें वो पर्टिकुलर वेवलेंथ कंस्ट्रक्टिवली दिखेगी या डिस्ट्रक्टिवली। डिस्ट्रक्टिवली दिखने का मतलब नहीं दिखेगी, और कंस्ट्रक्टिवली दिखने का मतलब वो हमको अच्छी खासी ब्राइट दिखेगी कंपेयर टू अदर वेवलेंथ्स। तो यहां पर फॉर एग्जांपल ये थिकनेस T है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा μ2 है। नाउ ये अगर इनिशियल 0 फेज में आ रही थी तो यहां पर रिफ्लेक्शन सफर करेगी। अब ये रेयरर से डेंसर का रिफ्लेक्शन है तो पाई का फेज डिफरेंस सफर कर जाएगी, और ट्रांसमिशन अभी भी 0 फेज में होगा, ट्रांसमिशन अभी भी 0 फेज में होगा। ठीक हो गया। अब यहां पर फिर से ये रेयरर टू डेंसर मीडियम है तो रिफ्लेक्शन वापस पाई फेज में होगा। रेयरर टू डेंसर जो रिफ्लेक्शन होता है इट इज इन पाई फेज डिफरेंस सफर करती है वेव, और फिर उसके बाद यहां एंटर करेगी। तो ये ट्रांसमिशन तो 0 फेज डिफरेंस होता है, तो यहां पर फिर से मतलब यहां पर अगर पाई फेज डिफरेंस आ चुका था तो यहां पर उतना ही फेज रहेगा, मतलब ये दोनों रेज आपस में सेम फेज, मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की वजह से दोनों में बराबर फेज डिफरेंस आएगा। लेकिन ये वाली रे, ये वेव, ये रे नंबर 1 बोल देता हूं, रे नंबर 2, रे नंबर 1 में और रे नंबर 2 में डेल्टा फाई ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन इज 0। डेल्टा फाई ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन इज 0, बट देयर विल बी डेल्टा फाई ड्यू टू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस की वजह से डेल्टा फाई जनरेट होगा, क्योंकि ये वाली रे कंपैरेटिवली कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ये वाली रे के मुकाबले, जो सेकंड रे है। तो सेकंड रे अगर देखेंगे तो ये इतना प्लस इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है कंपेयर टू रे नंबर 1, और वो ट्रेवल कर रही है ऑयल के अंदर। तो उसके द्वारा जो डेल्टा एक्स एक्स्ट्रा ट्रेवल्ड है ऑप्टिकली जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है हमारी सेकेंड वेव के द्वारा, वो हो जाएगा 2μ2t अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं ये एंगल्स काफी छोटे हैं, ये थिकनेस काफी छोटी है, तो ये डिस्टेंस करीब करीब t के बराबर और ये भी करीब करीब t के बराबर होगा, कि थिन फिल्म है, छोटी फिल्म है, तो ये डिस्टेंसेस करीब करीब t के बराबर होंगे, मतलब ये वाला डिस्टेंस भी t, ये वाला डिस्टेंस भी t। तो ये 2t ज्योमेट्रिकली ट्रेवल कर गया एक्स्ट्रा, तो ऑप्टिकली एक्स्ट्रा कितना ट्रेवल कर गया 2μ2 इंटू टी। ये ऑप्टिकली एक्स्ट्रा ट्रेवल कर गया 2μ2 इंटू टी। तो ये 2μ2 इंटू टी दिस शुड बी इक्वल टू, ये डेल्टा एक्स ऑप्टिकल हो गया, तो फेज डिफरेंस जो हो जाएगा डेल्टा फाई टोटल इट विल बी इक्वल टू ओनली ड्यू टू पाथ डिफरेंस, तो वो हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 2μ2t। तो अगर ये 2μ2t अगर लैम्डा का मल्टीपल होगा तो उस केस में ये 2 पाई का मल्टीपल फेज डिफरेंस आएगा, मतलब जब 2μ2t n लैम्डा होगा तब हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और जब 2μ2t 2n+1 लैम्डा बाई 2 होगा तब हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। नाउ अगर ये व्हाइट लाइट आ रही है, फॉर एग्जांपल ये व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट में अलग अलग वेवलेंथ प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक, तो कौन सा लैम्डा कितना कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा वो डिपेंड करेगा। अगर सेम थिकनेस ट्रेवल कर रही है, मतलब रेड लाइट ने 2t डिस्टेंस ट्रेवल किया, ब्लू लाइट ने भी उतना ही, ग्रीन लाइट ने भी उतना ही, लेकिन हर कलर सेम इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो जो लैम्डा, जिन लैम्डा की वैल्यू 2μ2t अपॉन n होगी, वेर n इज अ इंटीजर, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, और जिन लैम्डास की वैल्यू 4μ2t अपॉन 2n+1 होगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। तो वो वेव्स जिनकी लैम्डा ये होगी,
और जैसे हो सकता है ये लैम्डा रेड कलर के लिए हो, मतलब रेड कलर का लैम्डा, तो रेड कलर कंस्ट्रक्टिव करेगा, और ये फॉर एग्जांपल ब्लू कलर के लिए आ रहा है फॉर सम वैल्यू ऑफ टी, तो मतलब ब्लू डिस्ट्रक्टिव करेगा, तो रेड डोमिनेटिंग हो जाएगा वहां पर। तो एक तरीके से थिकनेस पे कलर डिपेंड करेगा, अगर थिकनेस ज्यादा या कम होगी तो अकॉर्डिंगली जो लैम्डा कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे वो बदल जाएंगे। तो होता क्या है कि ऑयल की लेयर जब किसी सरफेस पे जैसे वाटर पे या किसी और सरफेस पे भी फॉर्म होती है पतली सी लेयर, तो सन रेज जो ऑयल की सरफेस पे गिर के फिर रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आती हैं, तो वो इस तरीके से पार्ट डिफरेंस सफर करती हैं, फेज डिफरेंस उनमें कुछ जनरेट हो जाता है। तो अलग अलग वेवलेंथ वहां पर अलग अलग इंटरफेरेंस शो कर सकते हैं। मतलब हो सकता है हम किसी पॉइंट से आने वाली रे में ग्रीन लाइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है, तो बाकी कलर्स पे ग्रीन कलर डोमिनेट करने लगेगा, तो हमारी आंखों को ग्रीन कलर एक तरीके से डिटेक्ट होगा। किसी दूसरे पॉइंट पे फॉर एग्जांपल रेड लाइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है, तो हमारी आंखों को रेड लाइट डोमिनेटिंग हो जाएगी, तो रेड लाइट दिखेगी हमारी आंखों को। किसी पर्टिकुलर थिकनेस पे किसी पर्टिकुलर जगह से आने वाली लाइट में ब्लू लाइट अगर कंस्ट्रक्टिव कर रही है, तो हमारी आंखों को वहां से ब्लू लाइट दिखेगी। क्या ये बात समझ रहे हैं? नाउ तो ये हमने बात की ऑयल, एयर, ऑयल और वाटर इंटरफेस में। इसी में एक दूसरा केस हो सकता है, वो है सोप फिल्म का। तो सोप फिल्म अगर कभी देखें हम सोप फिल्म, तो सोप फिल्म अगर ऐसे है, तो इसमें क्या होता है, ये सोप का जो बबल होता है इसमें बाहर हवा होती है, ये सोप वाटर होता है, और फिर से अंदर हवा होती है, फिर से अंदर हवा होती है इस तरीके से। अब यहां पर ये रेयरर है, ये डेंसर है, और ये फिर से रेयरर है। दिस इज रेयरर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम, एंड दिस इज अगेन रेयरर। तो ये वाले केस पिछले वाले केस से थोड़ा अलग है, ध्यान से देखेंगे इस केस को। पिछले वाले केस में रेयरर, फिर बीच का मीडियम, फिर डेंसर था, तो यहां पर थोड़ा अलग है। अब यहां पर फॉर एग्जांपल ये रेज यहां से आती हैं, सन रेज ऐसे करके आती हैं, इस जगह फॉल होती हैं। नाउ कुछ पोर्शन ये पहले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर ये जीरो फेज में आ रही है, तो रेयर टू डेंसर जाते हुए पाई का फेज डिफरेंस सफर करती है हमारी रे। अब उसके बाद कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा, ऐसे अंदर एंटर कर जाएगा, जो ट्रांसमिशन होगा वो सेम फेज में होगा, और फिर जब यहां पर फॉल होगा तो इसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, और कुछ ऐसे अंदर ट्रांसमिट भी हो जाएगा। हमें इस रिफ्लेक्टेड से मतलब है, तो यहां डेंसर टू रेयरर का रिफ्लेक्शन हो रहा है, डेंसर टू रेयरर सेम फेज में रिफ्लेक्शन होता है, मतलब जीरो का जीरो फेज ही रहेगा, और फिर ये उसके बाद यहां पर ट्रांसमिशन होगा इस तरीके से। अब ये ट्रांसमिशन रेयर, डेंसर टू रेयर, ट्रांसमिशन में तो सेम ही फेज रहता है, तो ये जीरो फेज में अगर आई थी वेव, तो यहां भी जीरो फेज रहेगा। तो यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे, तो यहां पर इस केस में डेल्टा फाई ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, डेल्टा फाई ड्यू टू रिफ्लेक्शन इज कमिंग आउट टू बी पाई। तो यहां पर पिछले केस में डेल्टा फाई ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन वाज जीरो, लेकिन इस केस में जो हमारी वेव्स हैं, वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2, वो रिफ्लेक्शन की वजह से भी पार्ट डिफरेंस सफर कर रही है पाई का। नाउ अगर इसकी थिकनेस इस जगह पे टी है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये थिकनेस टी है फॉर एग्जांपल इसकी, तो डेल्टा एक्स ऑप्टिकल विल बी इक्वल टू 2 म्यू टी। मतलब ये वाली वेव नंबर 2 करीब करीब 2t ज्योमेट्रिकली एक्स्ट्रा ट्रेवल की है, तो 2 म्यू टी ऑप्टिकली ज्यादा ट्रेवल की है, ज्योमेट्रिकली करीब करीब 2t एक्स्ट्रा ट्रेवल की है, तो डेल्टा एक्स ऑप्टिकल इज इक्वल टू 2 म्यू टी। तो डेल्टा एक्स ऑप्टिकल अगर 2 म्यू टी है और डेल्टा फेज डिफरेंस ऑफ ड्यू टू रिफ्लेक्शन इज पाई, तो फेज डिफरेंस ड्यू टू ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस ड्यू टू पार्ट डिफरेंस दैट विल बी 2 पाई बाई लेमडा इंटू 2 म्यू टी। नाउ टोटल फेज डिफरेंस जो हो जाएगा, टोटल फेज डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू 2 म्यू टी प्लस पाई, ये एक एक्स्ट्रा पाई आ जाएगा यहां पर। नाउ जब जब ये एन लेमडा होगा, फॉर एग्जांपल ये एन लेमडा होता है, तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई, मतलब 2n प्लस 1 पाई। तो 2n प्लस 1 पाई फेज डिफरेंस पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। तो यहां पर पिछले वाले का जस्ट उल्टा केस हो जाएगा कि जब जब डेल्टा एक्स या जब जब 2 म्यू टी एक तरीके से एन लेमडा होगा,
तब इस बार हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस ऑफ पाई। तो जब जब 2 mu t n लैम्डा होगा तब तक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और जब जब 2 mu t 2n + 1 लैम्डा बाई 2 होगा तो तब हमें इस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। पुट करिए, लैम्डा बाई 2 पुट करेंगे यहाँ तो ये आ जाएगा पाई प्लस पाई, तो उस केस में टोटल फेज डिफरेंस 2 पाई का हो जाएगा। मतलब पिछले वाले केस का जस्ट अपोजिट, पिछले वाले केस में 2 mu t जब n लैम्डा था तब कंस्ट्रक्टिव मिल रहा था, और 2 mu t जब 2n + 1 लैम्डा बाई 2 था तब डिस्ट्रक्टिव मिल रहा था। लेकिन अब 2 mu t जब n लैम्डा है तब हमें डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, और जब जब 2 mu t 2n + 1 लैम्डा बाई 2 है तब हमें कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। फिर से तो हमको कलर क्यों नजर आएंगे कि भाई अगर थिकनेस किसी जगह पे इतनी है कि वहां पे रेड कलर कंस्ट्रक्टिव कर रहा है, रेड कलर कंस्ट्रक्टिव कर रहा है, अगर रेड कलर की वेवलेंथ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो रेड कलर वहां डोमिनेटिंग हो जाएगा ऑन अदर कलर्स, दूसरे कलर्स पे रेड कलर एक तरीके से डोमिनेटिंग हो जाएगा। और अगर थिकनेस इतनी है कि ब्लू कलर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है तो ब्लू कलर डोमिनेटिंग हो जाएगा। थिकनेस इतनी है कि ग्रीन कलर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है तो ग्रीन कलर डोमिनेटिंग हो जाएगा। बल्कि किसी जगह पे थिकनेस समय के साथ थोड़ी बहुत चेंज भी करती रहती है, तो इसलिए हमको कलर चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। कभी आपने गौर किया हो सोप बबल में, या ये थिन फिल्म जो ऑयल की फिल्म अगर वाटर पे हो तो उस पर किसी जगह पे भी कलर समय के साथ चेंज होता हुआ दिखाई देता है। तो कलर समय के साथ इसलिए चेंज होता हुआ दिखाई देता है क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अगर मूव कर रहे होंगे तो थिकनेस या वो जो हमारा जो भी फ्लूइड है तो उसकी थिकनेस समय के साथ वेरी करती है। तो थिकनेस अगर समय के साथ वेरी करेगी तो समय के साथ किस वेवलेंथ का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो भी चेंज करेगा। तो एक ही जगह पे आपको समय के साथ कलर बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये ऑब्जर्व किया होगा बिल्कुल आपने, रियल लाइफ में बहुत कॉमन फिनोमेना है। तो दिस फिनोमेना इज द फिनोमेना ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट की। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है न्यूटन्स रिंग का, जो कि जिसने एक तरीके से न्यूटन ने किया था इसको पहली बार, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन कुछ टाइम के बाद मिला था। तो ये एक्सपेरिमेंट भी एक तरीके से इस बात को प्रूव करता है, जैसे YDSC प्रूव करता है कि लाइट इज अ वेव। तो न्यूटन्स रिंग का ये एक्सपेरिमेंट भी इस बात को प्रूव करता है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, इस एक्सपेरिमेंट में कुछ सेटअप हम लेते हैं। तो इसमें सेटअप में एक ऐसे ग्लास प्लेट होती है और ग्लास प्लेट के ऊपर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से रखा जाता है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से ग्लास प्लेट के ऊपर रखा जाता है। तो ग्लास प्लेट के ऊपर इस तरीके से प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा जाता है। ये लेंस है, ये लेंस है हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और ये हमारा ग्लास। नाउ फिर इस पर लाइट फॉल कराई जाती है इस तरीके से लाइट पैरेलल रेज इस तरीके से फॉल कराई जाती है, इस पर पैरेलल सेट ऑफ रेज इस तरीके से फॉल कराई जाती है। और ये जो ऊपर की सरफेस है हमारी प्लेन सरफेस जो है उसके परपेंडिकुलर फॉल कराई जाती है, मतलब ये प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर है। नाउ तो यहां पर जब ये रेज फॉल होंगी तो परपेंडिकुलर रेज जो हैं ज्यादातर वो ट्रांसमिशन करती हैं, उनका रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है। कुछ एंगल पे रे जाएंगी, एंगल पे रे मतलब किसी भी सरफेस में अगर एंगल पे रे आएंगी तब ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन दोनों होते हैं। अगर परपेंडिकुलर गिर रही है सरफेस के रे तो मेजर जो होता है वो ट्रांसमिशन ही होता है, मेजर ट्रांसमिशन ही होता है, उसमें रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है। तो इस केस में जब ये रेज ऊपर से आती हैं यहां, तो यहां पर इस ग्लास को जब एंटर करती हैं, एयर से जब ग्लास को एंटर करती हैं तो सरफेस के परपेंडिकुलर फॉल होती हैं। तो सरफेस के अगर परपेंडिकुलर फॉल होंगी तो ये रे ऐसे करके अंदर एंटर कर जाएगी। ऑलमोस्ट सभी रेज इस तरीके से अंदर एंटर कर जाएंगी, सभी रेज इस तरीके से अंदर एंटर कर जाएंगी। उनका ट्रांसमिशन मैक्सिमम होगा, रिफ्लेक्शन बहुत कम होगा क्योंकि परपेंडिकुलर फॉल हो रही है वो। नाउ अब यहां पर जब ये रे आएगी, जैसे इस जगह पे ये रे आई, तो ये रे अब ये फॉर एग्जांपल जीरो फेज में थी पहले, तो ट्रांसमिशन में अभी भी जीरो फेज में ही होगी। अब ये यहां पर आई तो यहां पर ये किसी एंगल पे फॉल हो रही है सरफेस के, तो यहां पर क्या है, पार्शियल रिफ्लेक्शन सफर करती है रे। तो पार्शियल रिफ्लेक्शन सफर करती है
और ये रिफ्लेक्शन होगा डेंसर टू रेयरर का। डेंसर टू रेयर का रिफ्लेक्शन है तो जीरो फेज डिफरेंस पे ही आएगा। तो लेकिन कुछ ट्रांसमिट भी होती है रेज, कुछ रेज ऐसे ट्रांसमिट भी होती हैं। तो ये रे जो ट्रांसमिट हो रही है, तो यहां पर हवा है, दिस इज एयर, तो ये ग्लास टू एयर ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ट्रांसमिशन में तो जीरो का ही फेज होता है, जीरो का फेज डिफरेंस ही रहता है। अब यहां पर जब ये इस ग्लास प्लेट को टकराएगी, अब ये रिफ्लेक्शन होगा रेयरर टू डेंसर का। तो रेयरर टू डेंसर का अगर रिफ्लेक्शन होगा तो ये रिफ्लेक्शन ऐसे सफर करेगी रे, और ये पाई का फेज डिफरेंस यहां सफर कर जाएगी। तो पाई का फेज डिफरेंस अगर सफर कर गई इस जगह, फिर यहां ट्रांसमिशन होगा कुछ, और ये फिर यहां से ये रेज इस तरीके से बाहर आएंगी। अब ये जो रेज बाहर आएंगी, रे नंबर 1 और रे नंबर 2, हम यहां हैं, हम ऑब्जर्वर हैं यहां, तो ये हमारी आंखों में जब एंटर करेगी तो इनके द्वारा ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस करीब करीब सेम है। ये वाला डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है वेव नंबर 2 ने। वेव नंबर 2 ने ये जो हवा में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो एक्स्ट्रा है, एंड इट इज ऑल्सो सफरिंग यहां पर डेल्टा फाई ड्यू टू रिफ्लेक्शन इज पाई। रिफ्लेक्शन की वजह से पाई का फेज डिफरेंस सफर कर रही है वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2। उसके अलावा डेल्टा फाई ड्यू टू पाथ डिफरेंस वो भी होगा। अगर इस जगह एयर की थिकनेस टी है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करीब करीब हम 1 ले सकते हैं, तो उसका जो डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा एक्स जो होगा ऑप्टिकली, इट विल बी म्यू टी। म्यू करीब करीब 1 है तो म्यू इंटू 2t हो जाएगा, टी ऐसे और टी ऐसे करीब करीब। तो उस केस में करीब करीब 2t वो एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा ऑप्टिकली। तो 2t अगर उसने ऑप्टिकली एक्स्ट्रा ट्रेवल किया तो डेल्टा फाई ड्यू टू पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो ऑप्टिकली जो फेज डिफरेंस आएगा इसमें, ऑप्टिकली सॉरी पाथ डिफरेंस की वजह से जो फेज डिफरेंस आएगा वो इतना आएगा, और पहले से एक रिफ्लेक्शन की वजह से फेज डिफरेंस पाई है, तो जो टोटल फेज डिफरेंस हो जाएगा, टोटल फेज डिफरेंस इट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू 2t प्लस पाई, 2 पाई बाय लेमडा इंटू 2t प्लस पाई। जब जब ये 2t n लेमडा होगा, जब जब 2t n लेमडा होगा, तब तब हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ध्यान से देखिए, हाँ, जब जब ये 2t n लेमडा होगा तब तब हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। देखेंगे ध्यान से, 2t की जगह n लेमडा लिखेंगे तो लेमडा से लेमडा यह आ जाएगा 4 पाई प्लस, मतलब 2n पाई प्लस पाई, तो 2n पाई प्लस पाई मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, उस पर हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और जब जब 2t 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 होगा, जब जब 2t की वैल्यू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 होगा, तब तब हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो तब तब हमें मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पर अगर देखेंगे तो एक बड़ा ही स्पेशल केस है कि जब t 0 है, व्हेन t विल बी 0, t विल बी 0 मतलब ऑलमोस्ट यहां पर। तो जब t 0 होगा उस केस में यहां पर हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। t 0 होगा तो पाई का फेज डिफरेंस रिफ्लेक्शन की वजह से तब भी सफर होगा, मतलब सेंटर पे, सेंटर से जो रेज हमारी आंखों पे गिरेंगी तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, मतलब सेंटर पे हमें डार्कनेस दिखाई देगी। अब उससे थोड़ा बाहर जाएंगे तो फिर हमें ब्राइटनेस दिखाई देगी। जैसे ही हमें हमारा पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 आ जाएगा, तो लेमडा बाई 2 आते ही हमको ब्राइटनेस दिखेगी। फिर जब पाथ डिफरेंस लेमडा हो जाएगा तो फिर से डार्कनेस, फिर जब पाथ डिफरेंस 1.5 लेमडा होगा तो फिर से ब्राइटनेस। तो मतलब जब जब ये पाथ डिफरेंस लेमडा का मल्टीपल होगा तब तब हमें डार्कनेस दिखाई देगी, और यहां पर भी डार्कनेस दिखाई देगी। अब ये जो शेप होगा यहां फ्रिंजेस का वो होगा सर्कुलर, क्योंकि जो टॉप हमारा लेंस का है इट इज सर्कुलर। तो यहां पर जो पैटर्न दिखाई देता है वो सर्कुलर फ्रिंजेस का पैटर्न दिखाई देता है। कैसे, जरा देखेंगे, कुछ इस तरीके से अगर देखेंगे ध्यान से, ये जो है, ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम ये न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में ही ये डायग्राम ऑब्टेन हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा
देखेंगे डायग्राम, तो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में ये डायग्राम ऑब्टेन हुआ है। तो अगर आप देखेंगे बीचों बीच जो है वो हमें डार्कनेस दिख रही है, फिर बाहर आ रहे हैं थोड़ा तो ब्राइटनेस, फिर थोड़ा और बाहर जा रहे हैं तो डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस, तो डार्क ब्राइट ऐसे करके फ्रिंज पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां नोट करने वाली है वो है बीचों बीच हमें डार्कनेस क्यों दिख रही है। बीचों बीच डार्कनेस दिखने का रीजन है कि जीरो थिकनेस पे भी देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ पाई, मतलब जीरो थिकनेस पे पाई का फेज डिफरेंस है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए बिल्कुल बीचों बीच हमें डार्कनेस दिख रही है, फिर ब्राइटनेस दिख रही है, फिर डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस। अब अगर आप फ्रिंज पैटर्न को ध्यान से देखें तो बाहर जाते जाते फ्रिंजेस एक दूसरे के नजदीक आती जा रही हैं। इस बात को जरा ध्यान से समझेंगे कि बाहर जाते जाते इस डायग्राम में अगर देखेंगे ध्यान से कि बाहर जाते जाते फ्रिंजेस नजदीक आती जा रही हैं। इस डायग्राम पर अगर नजर रखेंगे कि बाहर जाते जाते फ्रिंजेस नजदीक आती जा रही हैं, मतलब ये अब ऐसा क्यों हो रहा है, जरा इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये शेप इसका जो है वो ऐसे स्फेरिकल शेप में है। तो यहां x डिस्टेंस पे अगर y का थिकनेस आएगा तो 2x डिस्टेंस पे 2y का थिकनेस नहीं आएगा, ये जो y डैश आएगा इट विल बी ग्रेटर देन 2y। अगर ये शेप ऐसा होता जैसे प्रिज्म शेप में होता अगर ये, तब x डिस्टेंस पे अगर y का आता तो 2x डिस्टेंस पे 2y का आता, मतलब उस केस में ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलैरिटी से हम बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, y डैश जो आ रहा है, y डैश जो आएगा इट विल कम ग्रेटर देन 2y, y डैश जो आएगा वो 2y से बड़ा आएगा। इसका मतलब बाहर जाते जाते जो पाथ डिफरेंस है वो जल्दी जल्दी चेंज होने लगेगा। बाहर जाते जाते सेंटर से आप जितनी ज्यादा बाहर जाएंगे तो पाथ डिफरेंस उतनी जल्दी जल्दी बदलेगा। तो पाथ डिफरेंस जल्दी जल्दी बदलेगा तो आपको जो पैटर्न दिखाई देगा बाहर जाते जाते, अगर ध्यान से देखें यहां पर, तो बाहर जाते जाते वो पैटर्न आपको जल्दी जल्दी चेंज होता हुआ नजर आएगा। देखें यहां पर ध्यान से, बाहर जाते जाते वो पैटर्न आपको जल्दी जल्दी चेंज होता हुआ नजर आएगा कि ये जो सेंटर से देखेंगे तो सेंटर और पहला ब्राइट के बीच का जो गैप है, फिर पहला ब्राइट और दूसरा ब्राइट, फिर दूसरा ब्राइट और तीसरा ब्राइट, या डार्कनेसेस के बीच का गैप भी आप देख लीजिए, वो बाहर जाते जाते कम होता जा रहा है, क्योंकि जितना आप बाहर जाते जाएंगे उतना जल्दी जल्दी पाथ डिफरेंस आपको मिलता जाएगा, इस वजह से ये होगा। तो ये अगर देखेंगे ध्यान से तो इस तरीके से ये पैटर्न आता है। अगर आपने यहां ऐसा प्रिज्म न लेके अगर आपने फॉर एग्जांपल ऐसा रेक्टेंगुलर, मतलब ऐसा लेंस न लेके आपने प्रिज्म लिया होता इसकी जगह, इस तरीके से प्रिज्म आप ले सकते हैं, बिल्कुल प्रिज्म, अगर आपने प्रिज्म लिया होता इस तरीके से, तो ये प्रिज्म अगर लिया होता आपने फॉर एग्जांपल, तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको जो पैटर्न मिलेगा वो स्ट्रेट लाइंस पैटर्न मिलेंगे, स्ट्रेट लाइन पैटर्न मिलेंगे, क्योंकि इसका टॉप सरफेस रेक्टेंगुलर है। स्ट्रेट लाइन पैटर्न के अलावा वो पैटर्न्स के बीच का गैप सेम होगा, मतलब सेंटर पे डार्कनेस, फिर अगली डार्कनेस, फिर अगली डार्कनेस, फिर अगली डार्कनेस, सब डार्कनेस के बीच का गैप सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहां लीनियर वेरिएशन होगा विथ एक्स, यहां पर लीनियर वेरिएशन नहीं है वाई का एक्स के साथ, इसलिए यहां पर आपको बाहर जाते जाते फेज पार्ट डिफरेंस जल्दी जल्दी मिल रहा है आपको, और इस केस में बाहर जाते जाते पार्ट डिफरेंस स्लोली मतलब सेम रेट पे मिलेगा, इसलिए यहां पर आपको बराबर गैप दिखेगा सबके बीच में, ठीक है, सारी फ्रिंजेस के बीच में। तो ये हमने बात की न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट की। क्वेश्चंस बहुत रेयरली आएगा इस पर, कभी आएगा तो, लेकिन एनसीईआरटी में कहीं पर नाम दिया हुआ है इसलिए इसको पढ़ना जरूरी था, ठीक है। थैंक यू।